हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका फिजियोलॉजी ई पाठशाला की क्लिनिकल केस सीरीज में। और आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और कॉमन मेडिकल कंडीशन की, और वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो फिजियोलॉजी ई पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं हमारे आज के पेशेंट से। A 35-year-old corporate executive who is a chronic smoker and alcoholic since the last 6 years visits medicine OPD with complaints of localized burning pain in the chest and upper abdomen, along with nausea and abdominal bloating since the past 2 months. He says that his pain is typically relieved on eating food or drinking milk, but starts within 2 hours of eating anything. He also says that he has a stressful job which involves frequent tours and he has irregular meal patterns. On examination, the doctor notes that he is in discomfort and is sitting with a slightly flexed posture. All his vitals are normal and so are his blood tests and ECG. The diagnosis in this case is peptic ulcer disease. Let's review those clincher points on the basis of which we have made this diagnosis. Number one were the typical complaints of localized burning pain in the chest and epigastrium, along with nausea and abdominal bloating. Then were the associated risk factors, that is, alcohol and smoking. Peptic ulcers are of two types. सबसे common होते हैं first part of the duodenum में, and these are the duodenal ulcers. And in some patients, there is also seen melena, that is the passage of dark tarry stools. And the other type is the gastric ulcers, which are less common, and patients of gastric ulcers sometimes even have vomitings. पेप्टिक अल्सर पेन का रिलेशनशिप बहुत यूनिक है मील्स के साथ, एंड इनफैक्ट इसके बेसिस पे हम इवन डायग्नोज भी कर सकते हैं कि किस तरह का पेप्टिक अल्सर है। देखते हैं कैसे। देखिए, पेशेंट्स विद गैस्ट्रिक अल्सर जो है, दे विल टिपिकली से दैट वेन एवर दे ईट एनीथिंग द पेन इज इमीडिएटली इंक्रीज्ड विद इन 30 मिनट्स ऑफ द मील इनटेक। बट duodenal अल्सर के जो पेशेंट्स हैं, दे रिपोर्ट दैट दे आर रिलीव्ड ऑफ देयर पेन आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, एंड द पेन स्टार्ट्स 2 to 3 hours आफ्टर मील्स, जैसा कि हमारे आज के पेशेंट में हमने नोटिस किया था। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर में जो लोकेशन है वो स्टमक के अंदर है, तो जैसे ही कुछ भी मील इनटेक होगा, फूड विल कम इनटू द स्टमक, विल कॉज इमीडिएट स्टिमुलेशन ऑफ लोकल HCl सिक्रीशन, जिसके कारण जो एसिड है वो इरिटेट करने लग जाएगा अल्सरेटेड म्यूकोजा को, और पेन इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर के अंदर जो लोकेशन है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम या बियॉन्ड है, और यहाँ पे जो अल्सरेटेड म्यूकोजा है वो इरिटेट होगा गैस्ट्रिक काइम के द्वारा, और ये तब शुरू होगा जब गैस्ट्रिक काइम एम्प्टी होना शुरू होगा ड्यूडेनम में, और ये तब होता है जब 2-3 घंटे तक स्टमक में अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है फूड की, और देन स्लोली एंड स्लोली स्टमक स्टार्ट्स रिलीजिंग देम इन द duodenum for further digestion. These are the 7 main causes of peptic ulcer disease. सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, स्मोकिंग, स्पाइसी एंड हॉट फूड्स, जो कि गैस्ट्रिक इरिटेंट्स हैं, एंड अगर क्रॉनिकली इनको कंज्यूम किया जाता है तो पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। देन इज द क्रॉनिक इंटेक ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन, etc. Then is severe mental stress. Some tumors such as gastrin releasing tumor of the stomach, that is gastrinoma, which cause increased HCl secretion. And ये भी देखा जाता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर ड्यूडेनल अल्सर्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका रीज़न ये है कि स्पेशली इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज में डक्ट ब्लॉकेड हो जाती है पैंक्रियाज की, जिसके कारण एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस एम्प्टी नहीं हो पाता ड्यूडेनम के अंदर। इसके कारण जो वहां पे एसिडिक काइम स्टमक से आ रहा होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर्स। देन अनदर कॉज इज रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में या फिर कहीं पे रेडिएशन लीक हो जाए वहां पे लोगों में देखा जाता है। देन इज इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया नोन एज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड लास्टली इज द क्रॉनिक एंड एक्सेस इनटेक ऑफ कैफीन। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब तक हमने जितने भी कॉजेस की बात की इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 60 to 90% ऑफ ऑल दी गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। इसीलिए H पाइलोरी के बारे में 3-4 और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेना बहुत ही जरूरी है।
H. pylori has now been classified as a leading cause of peptic ulcer and gastric cancer by the World Health Organization और इसका इंसिडेंस बहुत ही हाई है, around 50% in developed countries and 90% in developing countries like India. When the H. pylori enters the body, it lodges in the pyloric antrum and remains asymptomatic for many years. एक्टिव कब होता है? जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स होती हैं या एक्सेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स होती है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग या स्पाइसी हॉट फूड्स. उस केस में देयर इज डैमेज ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग एंड देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिन सिक्रीशन बाय दीज बैक्टीरिया, जिसके कारण फर्दर इंक्रीज इन द एसिड सिक्रीशन देखा जाता है विच स्टार्ट्स कॉजिंग द अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसा. अब एक बड़ी कमाल की बात यह कि स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही एसिडिक है. पीएच इनफैक्ट ऑफ द स्टमक इज अराउंड 2 to 3 ओनली. और इतने हार्श एनवायरनमेंट में एच पाइलोरी सर्वाइव कैसे करता है? बिकॉज ऑफ दिस टू एंजाइम्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीएज. प्रोटीएज एंजाइम इज अ ड्रिलिंग एंजाइम फॉर द बैक्टीरिया. इट हेल्प्स इट टू टनल डीप इनटू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जहां पे इतना एसिड सिक्रीशन नहीं होता, क्योंकि एसिड सिक्रीशन इज मोर इन द ल्यूमन थ्रू द गैस्ट्रिक पिट्स. उसके बाद सेकेंड एंजाइम इज द यूरिएज. अब यूरिएज जो है इट प्रोड्यूसेस अमोनिया विच इज अ बेसिक कंपाउंड एंड इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड ऑफ द स्टमक. Let's understand the physiological basis of peptic ulcer disease and that is excessive secretion of the gastric acid. और ये हमें हेल्प करेगा आगे ड्रग ट्रीटमेंट को समझने में. जो एसिड सिक्रीशन है इट इज बिकॉज ऑफ दिस पंप दैट इज द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स. इस पंप को स्टिमुलेट करने वाले ये 3 केमिकल्स होते हैं. एक तो है एसिटाइलकोलिन जो कि एक्ट करता है वाया मस्कारिनिक रिसेप्टर्स एंड फर्दर एक्टिवेशन ऑफ द IP3 DAG पाथवे. सेकेंड केमिकल इज द गैस्ट्रिन विच इज अ हार्मोन ऑफ द स्टमक जो कि G रिसेप्टर्स के थ्रू एक्टिवेट कर देता है अगेन IP3 DAG पाथवे को एंड फर्दर एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉन पंप. थर्ड स्टिमुलेटरी केमिकल इज द हिस्टामिन. ये एक्ट करता है वाया हिस्टामिन रिसेप्टर्स, further activation of the cyclic AMP second messenger system, thus activating the proton pump. There is a fourth chemical in the stomach that is the prostaglandins, especially prostaglandin E2, जो कि inhibit करता है proton pump को via inhibiting the cyclic AMP second messenger system. अब जो हमने NSAIDs की बात की थी जैसे इबोप्रोफेन या डिक्लोफेनेक, वो कैसे अल्सरेट करते हैं? by inhibiting the enzyme cyclooxygenase in the stomach. और ये जो कॉक्स एंजाइम होती है ये सिंथेसाइज करवाती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को. तो जब कॉक्स इनहिबिट हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल लो हो जाएगा, जिसके कारण साइक्लिक एएमपी पाथवे की जो इनहिबिशन है वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगी एंड देयर विल बी excessive unchecked stimulation of the proton pump leading to the acid secretion. चलिए बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में करवानी चाहिए. सबसे पहली है ईसीजी. अब ईसीजी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इस्केमिक हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पेन का पैटर्न है वो मिमिक करता है पेप्टिक अल्सर डिजीज के या सिवियर एसिडिटी के पेन को. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिट्रोस्टर्नल बर्निंग टाइप चेस्ट पेन विच रेडिएट्स टू एपिगैस्ट्रियम एरिया, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर रेडिएशन साइट्स. तो अगर पेन जिस टाइम पेशेंट को हो रहा होता है अगर ईसीजी करवा ली जाए और ईसीजी अगर नॉर्मल हो तो उससे हम रूल आउट कर सकते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज को, जैसा कि हमने इस पेशेंट में भी देखा था कि इसकी ईसीजी नॉर्मल थी, तो वी कुड रूल आउट IHD. देन इज गैस्ट्रोस्कोपी. अब गैस्ट्रोस्कोपी इज अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म बाय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. इसके अंदर एक फाइब्रो ऑप्टिक गैस्ट्रोस्कोप को पास किया जाता है थ्रू ओरल कैविटी एंड इट गोज ऑल द वे टिल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और वहां पे म्यूकोजा को विजुलाइज किया जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर्स को हम डायग्नोज कर सकते हैं. इसका एक और बेनिफिट भी है कि विजुलाइजेशन के साथ साथ वहां पे एंडोस्कोपिक बायोप्सी लेना भी पॉसिबल है एंडोस्कोपी के थ्रू और इससे हम एच पाइलोरी का भी फर्दर डायग्नोसिस बना सकते हैं. चेस्ट एक्सरे भी कुछ एक केसेस में इंपॉर्टेंट होता है. अब किन केसेस में? रूटीन के केसेस में एक्सरे का कोई रोल नहीं है, लेकिन जहां पे कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर या स्पेशली परफोरेशन सस्पेक्ट की जाती है उस केस में क्या देखा जाता है कि देयर विल बी गैस अंडर द डोम्स ऑफ द डायफ्राम. अब ये लेफ्ट डोम में भी हो सकती है स्पेशली इन केस ऑफ परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर, या बोथ डोम्स ऑफ द डायफ्राम में हो सकती है इन केस ऑफ एक्सटेंसिव पेप्टिक अल्सरेशन और
duodenal ulceration. Then is their management of the peptic ulcer disease and it is through three strategies. सबसे पहली है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. देखिए स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एग्रेवेट्स द पेप्टिक अल्सर डिजीज. इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन. इसके अलावा पेशेंट को अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी मॉडिफाई करने के लिए एडवाइस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट टेक एनी फूड और ड्रिंक एटलीस्ट 2 hours बिफोर बेड. He should cut down on his coffee, alcohol, or tea, etc., and should also avoid spicy hot foods. He should take smaller and frequent meals. इसके अलावा द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज रिडक्शन ऑफ द HCl सिक्रीशन और ये मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरह से की जा सकती है. सबसे पहले देखते हैं हम मेडिकल थेरेपी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सच एज एंट्रोपिन और ये क्या करती हैं, ये मस्करिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देती हैं. सेकेंड कैटेगरी आर दी एंटीहिस्टामिनिक्स सच एज रेनिटिडीन. अब ये रेनिटिडीन इंट्रावीनसली भी दी जा सकती है या फिर ओरली भी दी जा सकती है. इट विल ब्लॉक दी एक्टिवेशन ऑफ दी हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स. थर्ड कैटेगरी आर दी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स सच एज माइसोप्रोस्टॉल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को स्टिमुलेट करेंगे. इसके अलावा सबसे कॉमन जो है यूज किए जाते हैं जो वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सच एज ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल एक्सेट्रा जो कि पंप एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर देते हैं डायरेक्टली. अगर मेडिकल थेरेपी ज्यादा फायदा नहीं कर रही है पेशेंट को या उसके सिम्टम बहुत ही ज्यादा सिवियर है तो सर्जिकल ऑप्शन भी ट्राई की जाती है एंड दैट इज वेगोटमी, जिसके अंदर हम वेगस की जो एंटेरिक ब्रांचेस हैं उनको कट कर देते हैं जिससे कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज और गैस्ट्रिन का जो रिलीज है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो पंप की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाती है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है. लेकिन वेगोटमी का एक साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि देयर इज अ सिवियर रिडक्शन इन दी एसिड सिक्रेशन जिससे पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है. कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो पॉपुलर हैं फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज. नंबर 1 आर दी एंटासिड्स which are the salts of aluminium and magnesium hydroxide and they neutralize the gastric acid. इसके अलावा हैं अल्सर प्रोटेक्टेंट्स सच एज सुक्राल्फेट एंड बिस्मथ सल्फेट. They form a thick coating over the ulcerated mucosa and also stimulate local production of the gastric mucus, thus protecting the further irritation of the ulcer. Third are the antibiotics, which are used against H. pylori, and it is a combination of clarithromycin, ampicillin, and metronidazole. Then are a few complications of peptic ulcer disease which are worth mentioning. Number 1 is the perforation of the ulcer, which leads to leakage of the acidic gastric contents into the peritoneal cavity and it can cause severe peritonitis. Then is the bleeding through the ulcerated mucosa, which can lead to severe anemia and internal hemorrhages. Third is the gastric outlet obstruction, which is seen due to scarring of the chronically inflamed pyloric antrum area. And fourth is the malignant changes which can be seen in the ulcerated mucosa, and usually an adenocarcinoma which is highly malignant develops in case of peptic ulcer patients. So उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.